दोस्तों ये बात सन 2000 की है जब याहू ने एक डिसीजन लिया और जो उनके लिए बहुत ही खराब हो गया कि उन्होंने गूगल के साथ पार्टनरशिप कर ली। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शोभेन गुप्ता। तो दोस्तों आज से मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसका टॉपिक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। और इसमें पता नहीं कितने ट्यूटोरियल बनेंगे, पर जितने भी ट्यूटोरियल बनेंगे उनमें मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली बार अगर कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। ऐसा माना जाता है कि एसईओ जब दुनिया में आया, जब इसके बारे में पहली बार बात हुई तो वो हुई 1991 में, और उस समय ही वर्ल्ड की पहली वेबसाइट डेवलप हुई थी। तो जब वेबसाइट डेवलप हुई 1991 में, उसके 3 साल बाद 1994 में एक सर्च इंजन डेवलप हुआ जिसका नाम था इन्फोसीक। और दोस्तों वो सर्च इंजन ना हो गए, वो वेब डायरेक्टरीज थी। अगर आप कल्पना करें ऐसी दुनिया की जहां सर्च इंजन नहीं है। अभी हम 2021 में हैं और हमें अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम सर्च इंजन पे जाके अपनी क्वेरी लिख देते हैं और हमारे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाती है। पर 1994 में ये दिक्कत थी कि अगर किसी को किसी भी नीश से रिलेटेड कंटेंट ढूंढना है, मान लो मुझे ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कंटेंट ढूंढना है, तो मैं कहाँ ढूंढूंगा? तो 1994 में उसके लिए एक वेब डायरेक्टरी बनी या सर्च इंजन जिसको बोलते हैं, इन्फोसीक। उसके 1 साल बाद अल्ता विस्टा डेवलप हुआ 1995 में। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने डेवलप किया था और आगे चल के इसका नाम याहू सर्च इंजन हुआ। तो अल्ता विस्टा जो सर्च इंजन डेवलप हुआ था, वेब डायरेक्टरी, उसमें लोगों को अपनी वेबसाइट सबमिट करनी पड़ती थी ताकि वो वेबसाइट को इंडेक्स कर सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो इंटरफेस था वो ऐसा दिखता था, अल्ता विस्टा कनेक्शंस। और इसमें वेब पेजेस देख सकते थे आप, इमेजेस, वीडियो और ऑडियो। और दोस्तों इसमें जो सर्च के ऑप्शन थे वो आज के मुकाबले तो बहुत कम थे, पर उस समय के हिसाब से बहुत अच्छे थे। तो 1995 में जब अल्ता विस्टा बन गया तो इसमें लूप होल्स तो होंगे ही। जब कोई भी सिस्टम डेवलप होता है तो दोस्तों उसमें लूप होल्स तो रह ही जाते हैं और उन लूप होल्स का कई सारे लोग फायदा उठाते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ लूप होल्स एंड मार्केटर कुड यूज हैकिंग प्रैक्टिसेस एंड लीवरेज कीवर्ड स्टफिंग एंड स्पैमी लिंक्स टू रैंक हायर इन सर्च रिजल्ट। उस समय एक ब्लॉगर थे दोस्तों, और अब ये अमेरिका की बात है पूरी, और उन्होंने क्या करा, स्पैमी लिंक्स को और कीवर्ड स्टफिंग को यूज किया। मान लीजिए अल्ता विस्टा अगर किसी वेबसाइट को रैंक कर रहा है तो वो कीवर्ड्स की वजह से कर रहा होगा उस समय, तो उन्होंने अपनी वेबसाइट्स पे खूब सारे कीवर्ड डाल दिए और बाकी उसके अलावा भी कई सारी ब्लैक हैट प्रैक्टिसेस उन्होंने करी, जिसकी वजह से ये चीज नजर में आई। और जो सर्च इंजन थे अल्ता विस्टा या फिर इन्फोसीक, इन पे क्वेश्चन मार्क्स उठने लगे क्योंकि ये जो रिजल्ट देते थे वो सही नहीं देते थे। तो कुल मिला के बात थी, इनका यूजर एक्सपीरियंस खराब होता गया धीरे धीरे। और उसके बाद क्या हुआ उसकी बात करेंगे आगे। इन 1996 रिवॉल्यूशन अकर्स व्हेन लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन डेवलप ए सर्च इंजन कॉल्ड बैकरब। अब 1996 में लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, ये लोग जिन्होंने याहू डिस्कवर किया था या याहू डेवलप किया था, उनके जूनियर थे ये, और इन्होंने तो उस समय एक सर्च इंजन बनाया था बैकरब। दोस्तों बैकरब एक प्रोजेक्ट था जो यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स बनाते हैं। अगर आप ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो आप लोग भी प्रोजेक्ट्स बनाते होंगे, और आप जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं आप उनको देखिए और ये लोग जो प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं आप उनको देखिए, कितना अंतर है। इसलिए कहा जाता है कि आप जो भी प्रोजेक्ट बनाए वो अच्छे से बनाए, कोई फॉल्स मेथड यूज ना करें। लेटर दिस सर्च इंजन बिकम द लार्जेस्ट सर्च इंजन इन द वर्ल्ड, गूगल। मे बी द डेट इज 4 सितंबर 1998, और इस डेट पे google.com डोमेन रजिस्टर हुआ था। और ये सबसे बड़ा सर्च इंजन क्यों बन गया? सन 2004 तक यानी 6 साल में इसने इतने ज्यादा वेब पेजेस को क्रॉल करके इंडेक्स कर लिया, और इंडेक्स तो करा ही दोस्तों, उसके साथ साथ इन्होंने यूजर्स की ईमेल आईडी को भी एक्वायर करना शुरू कर दिया। आप जब गूगल पे अकाउंट बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, आपको सबसे पहले एक ईमेल आईडी बनानी होती है। और उस कॉन्सेप्ट के चलते जब ये कॉलेज प्रोजेक्ट से निकल के और ये जब तक रजिस्टर हुआ था google.com, केवल 2 साल में दोस्तों इसने 2.5 मिलियन ईमेल आईडी को एक्वायर कर लिया था। ये इसकी पावर थी। और याहू ने गूगल के साथ मिलकर काम किया था। जब भी याहू पे कोई सर्च करता था तो वहां लिखा होता था पावर्ड बाय गूगल। तो दोस्तों याहू जब डेवलप हुआ था ओरिजिनली, ये एक इंटरनेट बुकमार्क लिस्ट या फिर आप इसको एक वेब डायरेक्टरी कह सकते हैं, जैसा कि मैं बता रहा था आपको। और इसमें वेब मास्टर अपनी जो वेबसाइट था उसको मैनुअली सबमिट करते थे।
तो दोस्तों ये बात सन 2000 की है, जब याहू ने एक डिसीजन लिया और जो उनके लिए बहुत ही खराब हो गया कि उन्होंने गूगल के साथ पार्टनरशिप कर ली और उन्होंने सोचा कि उनके जो ऑर्गेनिक लिस्ट आते हैं, यानी जो वेबसाइट्स होती है उनकी जो ऑर्गेनिक लिस्टिंग है उसके लिए वो गूगल को यूज करें। उससे पहले वो इंक टॉमी नामक कंपनी को यूज करते थे। और दोस्तों 2000 में गूगल को बहुत कम लोग जानते थे और याहू को बहुत ज्यादा लोग जानते थे, क्योंकि याहू जो ग्रुप था या फिर याहू जो कंपनी थी वो गूगल से काफी बड़ी थी उस समय। तो एंड रिजल्ट क्या हुआ उस पार्टनरशिप का, जब भी याहू के सर्च इंजन में कोई भी सर्च होती थी तो वहां लिखा आता था पावर्ड बाय गूगल। तो उस समय याहू को सबसे ज्यादा लोग यूज करते थे, तो गूगल ने अपनी मार्केटिंग वहां से कर ली और गूगल लोगों की नजर में आ गया, क्योंकि गूगल जो काम कर रहा था दोस्तों वो अच्छा कर रहा था और वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स लोगों को देता था, क्योंकि वो जिस एल्गोरिथम पे काम करता था वो मैथमेटिक्स के कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज से बनी हुई थी और वो बैकलिंक्स को भी देखती थी और कीवर्ड्स को भी देखती थी। तो दोस्तों जहां प्रॉब्लम होती है वहां सॉल्यूशन आता है। तो जब 1991 से 1994 तक कई सारी वेबसाइट्स बनी तो कंटेंट भी आया इंटरनेट के ऊपर और वहां पे रिलीवेंट कंटेंट ढूंढना एक चुनौती हो गई यूजर्स के लिए। तो जहां प्रॉब्लम्स होती है वहां सॉल्यूशन होता है, तो वही सॉल्यूशन आज हमारे सामने है सर्च इंजन के रूप में। आगे चलते हैं दोस्तों। व्हाट इज एसईओ? एक सीधी सी बात, क्या होता है एसईओ? इट इज द प्रैक्टिस ऑफ इंक्रीजिंग बोथ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक एज वेल एज एक्सपोजर टू योर ब्रांड थ्रू नॉन पेड ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक सर्च इंजन रिजल्ट। ये एक तरीका है या एक प्रैक्टिस है और ये लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस है कि जिससे आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आए और अपने ब्रांड का एक्सपोजर करें थ्रू नॉन पेड सर्च इंजन रिजल्ट, जिसके लिए आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है, आपको केवल अपनी वेबसाइट पर काम करना है। अभी मैं केवल वेबसाइट की बात कर रहा हूं, आगे चल के हमें पता चलेगा धीरे धीरे कि हमें कहाँ कहाँ काम करना होता है। सीधी सी भाषा में एसईओ ये है। जैसा कि इसका नाम है सर्च इंजन और ऑप्टिमाइजेशन, तो इसमें आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। तो यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन। आपको अपनी वेबसाइट को ढालना है सर्च इंजन के मुताबिक। अगर आप विकिपीडिया पे जाएंगे तो अलग डेफिनेशन मिलेगी, या फिर अगर आप कहीं और जाएंगे किसी ब्लॉग को पढ़ेंगे तो आपको अलग इंफॉर्मेशन मिल सकती है। पर सीधी सी बात यह है कि आपको अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाना है ऑर्गेनिकली। आगे बढ़ते हैं। अब एक वेबसाइट है दोस्तों moz.com, वहां से मैंने ये इमेज ली है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। मॉज़लोस हायरार्की ऑफ एसईओ नीड। तो दोस्तों एक साइकोलॉजी में थ्योरी होती है मैस्लो की, जहां पे नीड्स के बारे में बताया जाता है वो कि जो सबसे पहली नीड है किसी भी पर्सन की वो खाना है, और एस्टीम नीड सबसे बाद में आती है। अगर किसी व्यक्ति को खाना मिलेगा तभी तो वो आगे के बारे में सोचेगा। तो एसईओ की भी क्या होती है, कुछ नीड्स होती है, ये उनकी हायरार्की है। इसमें सबसे पहली चीज क्या है दोस्तों? क्रॉल एसेसिबिलिटी। सो इंजन्स कैन रैंक एंड इंडेक्स योर कंटेंट। सबसे पहली चीज, सबसे पहली नीड यह है कि सर्च इंजन्स आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर सके। दूसरी नीड क्या है? कंपेलिंग कंटेंट दैट आंसर द सर्चर्स क्वेरी। मतलब अगर कोई यूजर सर्च इंजन में कुछ भी कीवर्ड लिख रहा है तो उससे रिलेटेड क्वेरी आपकी वेबसाइट के कंटेंट में होनी चाहिए। तीसरी नीड, कीवर्ड ऑप्टिमाइज टू अट्रैक्ट सर्चर्स एंड इंजन्स। और वो कीवर्ड ऑप्टिमाइज भी होना चाहिए, यानी वो सर्च क्वेरी जो लिखी है उसमें वो कीवर्ड होना चाहिए। ग्रेट यूजर एक्सपीरियंस, उसके बाद आता है यूजर एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग अ फास्ट लोडिंग स्पीड, ईज ऑफ यूज एंड कंपेलिंग यूआई ऑन एनी डिवाइस। वेबसाइट की स्पीड क्या हो? फास्ट हो, लोड स्पीड, इजी हो यूज करने के लिए, और उसका यूजर इंटरफेस यानी जिस भी डिवाइस पे ओपन हो रही है वेबसाइट वो अच्छे से हो। ऐसा ना हो कि अगर एप्पल के फोन में ओपन हो रही है तो उसका यूजर इंटरफेस अलग से आ रहा है, सैमसंग में ओपन हो रही है तो अलग से आ रहा है, या किसी और मोबाइल में हो रही तो अलग से आ रहा है। कुल मिला के बात यह है कि वेबसाइट अच्छी दिखनी चाहिए, चाहे आप किसी भी डिवाइस पे या किसी भी तरीके की स्क्रीन पर आप उसको ओपन करें। उसके बाद है शेयर वर्दी कंटेंट। शेयर वर्दी का मतलब यह है कि लोग आपके कंटेंट को शेयर करें। दैट आर लिंक्स, साइटेशंस एंड एम्प्लीफिकेशन। तो एम्प्लीफिकेशन आपकी परफॉर्मेंस तभी होगा जब आपका कंटेंट लोग शेयर करेंगे बाहर। टाइटल, यूआरएल एंड डिस्क्रिप्शन। तो ये ऑन पेज एसईओ के कुछ फैक्टर हैं, आगे चल के इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। टू ड्रॉ हाई सीटीआर इन द रैंकिंग, क्लिक थ्रू रेट बढ़ाने की बात है। आपका टाइटल, जो भी रिजल्ट्स आते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, अभी मैं बता दूंगा उसके बारे में कि क्या क्या होते हैं वो। और उसके बाद जो सबसे आखिरी नीड है वो है स्निपेट स्कीमा मार्कअप टू स्टैंड आउट इन सर्च। तो दोस्तों जिन लोगों को पता है कि स्निपेट या स्कीमा मार्कअप क्या होता है वो ये पार्ट को स्किप कर सकते हैं, बाकी मैं अभी आपको एक लाइव एग्जांपल देके बताता हूँ कि ये क्या होता है। तो गूगल का सर्च इंजन दोस्तों आप ओपन करेंगे और यहाँ कोई अच्छी क्वेरी डालेंगे, ऐसी मतलब हम लोग जैसे डिजिटल मार्केटर हैं हम अपने से रिलेट करके चीजें बताते हैं।
तो मैं कुछ और क्वेरी लेता हूं, जैसे बेस्ट हेल्थ जूस। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ना, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। यहाँ पर आपको ना एक स्कीमा दिखेगा, ये दिख रहा है ना, ये जो भी रिजल्ट आए 1.16 सेकंड में, और यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, अबाउट फीचर स्निपेट। तो ये क्या है, ये क्यों बन गया ये अलग से, और ये एसईओ के अंदर ऐसी नीड है जो कंपटीशन में सबसे ज्यादा है, यानी ये कंपटीशन को भी स्टैंड आउट कर देती है। अब पहला ऑर्गेनिक रिजल्ट भले ही ये है, पर इसके ऊपर भी कुछ आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, इधर तो एड्स आ रहे हैं, पर ये सब क्यों आ रहा है, और दूसरा जो रिजल्ट आ रहा है ऑर्गेनिक, वो इन सारे क्वेश्चंस के बाद आ रहा है यहाँ पे। तो आपको दोस्तों यहां तक पहुंचना है, मतलब जो आपकी लास्ट नीड है वो स्निपेट है। जैसे इस वेबसाइट को healthline.com किसमें आ रही है, अब ये स्निपेट में आ रही है, तो इसका कंटेंट आउटस्टैंडिंग है, और आपको अपने कंटेंट को इस पोजीशन तक लेके जाना है। ये आपका गोल है। आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो आगे इस प्लेलिस्ट में क्लियर होते जाएंगे। तो दोस्तों वापस चलते अपनी बात करते हैं। अब आप नीचे देख रहे हैं कुछ फैक्टर हैं जो है एसेंशियल टू रैंकिंग्स, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपकी नीड अलग तरीके की होती जाएगी। जो लास्ट नीड है वहां पे आपकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो सबसे पहली नीड क्या है, वेबसाइट क्रॉल होनी चाहिए, और आखिरी नीड जो है वो ये है कि आपकी वेबसाइट का स्निपेट या स्कीमा मार्कअप होना चाहिए। कई सारे टूल्स हैं वर्डप्रेस में जिसको हम यूज कर सकते हैं, आगे उस बारे में बात करेंगे। अब एसईओ के कितने टाइप होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों टेक्निकल एसईओ की। तो आपको जो इमेज दिख रही है यहाँ पे, टेक्निकल एसईओ क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग से रिलेटेड होता है। जैसे कोर वेब वाइटल्स जो आजकल काफी चल रहा है, आप देख रहे होंगे, पेज स्पीड, यानी नॉन कंटेंट, जो भी आपकी वेबसाइट पे नॉन कंटेंट चीजें हैं वो सब टेक्निकल एसईओ के अंदर आती हैं। उसके बाद है दोस्तों ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें वो चीजें आती हैं जहां वेबसाइट पर कंटेंट होता है, जैसे टैग्स हो गए, H1 टैग, टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शंस, ये सारी चीजें ऑन पेज एसईओ के अंदर आती हैं। इन पे दोस्तों आने वाले जो ट्यूटोरियल्स हैं उनमें ज्यादा फोकस करेंगे हम, और डीप में जानेंगे ये क्या होता है। इसके अलावा है ऑफ पेज एसईओ। तो ऑफ पेज एसईओ में और प्रमोशन एंड सोशल मीडिया बैकलिंक्स एटसेट्रा। ऑफ पेज एसईओ का मतलब आप ऐसे समझिए कि आपकी जो वेबसाइट है उसका पेज ऑफ रहेगा, तो बाहर की जो चीजें हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बैकलिंक्स। तो दोस्तों इतने तरीके के एसईओ होते हैं, टेक्निक्स ऑफ एसईओ। अब अगर आप अपनी वेबसाइट का एसईओ इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं, व्हाइट हैट एसईओ को यूज कर सकते हैं, आप ग्रे हैट एसईओ को यूज कर सकते हैं, और ब्लैक हैट एसईओ को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों व्हाइट हैट एसईओ क्या होता है, ये वो प्रैक्टिसेस होती हैं जो आप एसईओ को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, और जो गूगल के रूल्स को, मैं गूगल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो सबसे बड़ा सर्च इंजन है। आप ऐसे समझें कि आप सर्च इंजन के किसी भी रूल को, किसी भी पॉलिसी को वायलेट नहीं करते हैं। द प्रैक्टिसेस आर कॉल्ड व्हाइट हैट एसईओ। अब ब्लैक हैट एसईओ क्या है, ब्लैक हैट एसईओ में आप ऐसी प्रैक्टिसेस करेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो सारी की सारी प्रतिबंधित हैं, उसमें सारे के सारे रूल वायलेट होंगे, और ये चीजें गलत होती है दोस्तों। ब्लैक हैट एसईओ को यूज बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर गूगल ने आपकी वेबसाइट को स्पैम कर दिया, पेनल्टी लगा दी आपकी वेबसाइट पे, तो आप फिर उसको फर्दर कभी आगे रैंक बहुत ही मुश्किल से करा सकते हैं। और उसके बाद है दोस्तों ग्रे हैट एसईओ। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि व्हाइट हैट एसईओ और ब्लैक हैट एसईओ के बीच में एक चीज आती है ग्रे हैट एसईओ। समवाट कहीं कहीं ऐसा होता है कि ग्रे हैट एसईओ में ऐसी प्रैक्टिसेस आती हैं जो सर्च इंजन्स के रूल्स को वायलेट करती है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ग्रे हैट एसईओ। जैसे गेस्ट पोस्टिंग होती है, आगे चल के मैं बताऊंगा कि गेस्ट पोस्टिंग में लोग क्या करते थे पहले, जिस वजह से गेस्ट पोस्टिंग ग्रे हैट एसईओ में आने लगी। तो एसईओ में दोस्तों दो चीजें हैं जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है। पहली बात, आपको व्हाइट हैट एसईओ को यूज करना है हमेशा। दूसरी चीज ये है कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो सर्च इंजन्स का बहुत नाम आएगा, सर्च इंजन्स के लिए ये करना चाहिए, सर्च इंजन्स के लिए वो करना चाहिए, पर कभी भी दोस्तों आपको जो भी कंटेंट अपनी वेबसाइट पे लेके आना है वो केवल और केवल आपको अपने यूजर्स के लिए लेके आना है। सर्च इंजन उसको अपने आप ही रैंक कराएगा। डिजाइन और डेवलप कंटेंट फॉर योर यूजर्स, नॉट फॉर सर्च इंजन्स। ये नील पटेल के शब्द हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जो कि एक बहुत अच्छे ब्लॉगर है। आई होप बातें आपकी समझ में आई होंगी और आपने जान लिया होगा एसईओ के बारे में, और थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा कि क्या है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक कर दे, शेयर कर दे। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।